नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज मैं 2-3 खबरें ऐसी बताने जा रहा हूं आपको जिससे आपको समझ में आएगा कि देश और दुनिया में हो क्या रहा, खास तौर से भारत के बारे में, भारत के अंदर क्या हो रहा है। बात शुरू करूंगा थोड़ा इतिहास से। दूसरा मुगल शासक जिसका नाम था हुमायूं, उसका मकबरा है दिल्ली में, निज़ामुद्दीन ईस्ट में। उसका संदर्भ क्यों है वो बताता हूँ, पहले आप जान लीजिए। ये मुगल शासक मार्च 1508 से 27 जनवरी 1556 तक जीवित रहा। इसका कुल शासन 10 साल का था और यही वो व्यक्ति है जिसने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। और इसी का बेटा अकबर था, जिसके बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है पता नहीं कितने सालों से कि अकबर महान था। अकबर की महानता पर बात किसी और दिन करूँगा। वैसे हुमायूं का मतलब जो होता है वो फॉर्च्यून होता है, सौभाग्य होता है, लेकिन इससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई मुगल शासक नहीं रहा। तो कन्नौज की लड़ाई हारने के बाद 1540 से 1540 से 1556 मरने तक ये एक निर्वासित रहा। पर्शिया के शाह ने इसकी मदद की, उनकी अनुकंपा पर ये जीवित रहा। उन्होंने इसकी मदद की और 14,000 सैनिक दिए और इसने कहा कांधार पर आक्रमण करेंगे, जीतेंगे। और शर्त ये थी कि कांधार जीतेगा तो शाह को दे देगा, लेकिन कांधार जीतने के बाद ये पलट गया। तो मुगलों का इतिहास पूरा धोखे का, मदद करने वालों से दगाबाजी का, खून का, अपनों की हत्या करके सत्ता हथियाने का, यही इतिहास है। ये पढ़ना ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी में पास होना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होना चाहते हैं। ये पढ़ना, ये जानना ज़रूरी है। ये हमें पढ़ाया जा रहा है आज़ादी के बाद से लगातार। अगर आप हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, शाहजहां के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो समझिए कि मान लिया जाएगा कि आपको भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं। इसका असली नाम था नासिर अल दीन मोहम्मद, लेकिन ये हुमायूं के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके मकबरे की बात मैंने क्यों की, इसका क्या संदर्भ है, ये बताऊं उससे पहले 2 और खबरों का जिक्र ज़रूरी है। मतलब ये दोनों खबरें आपने देखी होंगी, एक वीडियो भी देखा होगा। एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपने सुना होगा। तो एक सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे, जिस सभा में बोलते हुए वो गिर पड़े थे, तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने कहा, जब तक मोदी को सत्ता से हटा नहीं लूँगा तब तक मरूंगा नहीं। अब आप इस मानसिकता को समझिए कि उनका दुश्मन कौन है। वो प्रतिद्वंदी नहीं मानते मोदी को, दुश्मन मानते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, एक वीडियो चल रहा है आजकल और वो है तालिबानी नेता का। बड़ा प्रमुख नेता माना जाता है। जो मैंने देखा और जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि वो जनरल सेक्रेटरी है तालिबान का। वो कह रहा है कि भारत को जीतना है अगर, तो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को ख़त्म करो। ये बहुत ताकतवर हैं, इनको ख़त्म किए बिना भारत पर कब्जा नहीं हो सकता, भारत को नहीं जीत सकते। तो दुश्मन के मन में एकदम तस्वीर साफ है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनके निशाने पर कौन है। सिर्फ जितना कन्फ्यूजन है वो हम ही लोगों में है, भारत के लोगों में, सनातनियों में, जो इस देश को पुण्य भूमि और मातृभूमि मानते हैं। उन्हीं के मन में आशंका, भ्रम, जो भी कहना चाहें आप, वो सब कुछ उन्हीं के मन में है। जो हमारे विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये 2 बयान सुनिए और उसके बाद बताता हूँ कि ये सब चर्चा क्यों कर रहा हूँ, हुमायूं की आज चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इतिहास की बात क्यों कर रहा हूँ, इन 2 लोगों के बयान क्यों सुनाए। एक छोटी सी खबर छपी है, आज ही के अखबार में छपी है। वो ये कि शुक्रवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की नेता सोनिया गांधी हुमायूं के मकबरे में जो म्यूज़ियम बना है उसमें गई अपने कई लोगों के साथ। जाहिर है कि वो अकेले तो नहीं चलती है, तो गई वहाँ, कुछ समय वहाँ बिताया। अब आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हुमायूं जो है वो मुग़ल सल्तनत का संस्थापक है, मुग़ल डायनेस्टी का संस्थापक है। डायनेस्टी पर ध्यान दीजिए। तो डायनेस्टी के लोगों के लिए वो आदर्श होना चाहिए है।
सोनिया गांधी ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था उसका न्योता मिला, लेकिन जाने से इनकार कर दिया। तो भगवान राम के यहाँ जाना उनको मंजूर नहीं है, रामलला के दर्शन करना उनको मंजूर नहीं है, लेकिन हुमायूं के मकबरे पर जाना उनको मंजूर है। और एक बात पर और ध्यान दीजिए, जब मैं ये बात कह रहा हूँ, आज शनिवार है, वो गई थी शुक्रवार को। शुक्रवार जुम्मे का दिन है, आपको मालूम है। और इस मकबरे के पास में ही, मकबरा बनाया भी इसीलिए गया था कि हज़रत औलिया की दरगाह है निज़ामुद्दीन में। वहाँ शुक्रवार को किस तरह का दृश्य होता है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जो कभी दिल्ली आए घूमने और शुक्रवार के दिन वहाँ से उनको गुजरने का मौका मिला हो, उनको अंदाज़ा होगा। उस दिन को ही क्यों चुना सोनिया गांधी ने? सोनिया गांधी कैथोलिक क्रिश्चियन है, वो चर्च नहीं गई। और मैंने कभी पढ़ा नहीं, हो सकता है वो गई हों, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो गई हों नेशनल आर्काइव्स में, वो गई हों राष्ट्रीय संग्रहालय में, नेशनल म्यूज़ियम में गई हों, ऐसा मैंने सुना नहीं। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में ज़रूर वो जाती रही, क्योंकि उसको वो अपनी संपत्ति समझती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम बना दिया है, तब से वो गई हैं, इसकी खबर मैंने कहीं देखी नहीं। आपने देखी हो तो बताइएगा। तो जिससे अपनापन है, जिससे नज़दीकी है, उसके यहाँ जाते हैं हम सब लोग। भाई जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं। तो सोनिया गांधी के लिए भगवान राम का मंदिर, अयोध्या में रामलला का मंदिर, उससे अपनापन उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको दिखाने की ज़रूरत है कि वो उससे दूरी बरतती है और पूरी पार्टी बरतती है। कई लोगों ने इसी मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा कांग्रेस के प्रथम परिवार पर। तो सोनिया गांधी हुमायूं के मकबरे के म्यूज़ियम में आखिर क्यों गई थी, इसका जवाब तो खैर वही दे सकती हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में क्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कब और किस लिए, टाइमिंग, और उसके जरिए जो संदेश देने की कोशिश की जाती है उसको समझिए। सोनिया गांधी दिल्ली के किसी बड़े चर्च में भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक मकबरा चुना जहां दफनाया गया है हुमायूं को और उसकी बेगमों को और परिवार के और कई लोगों को। इसका जो निर्माण किया गया था वो पर्शियन आर्किटेक्चर के आधार पर, हुमायूं की जो पहली पत्नी थी उसने जो है पर्शियन आर्किटेक्ट को बुलाया था, उससे जो है इसका नक्शा बनवाया था और इसका आर्किटेक्चर बनवाया था और इसका निर्माण कराया था। बाद में इसको जो है पूरा किया, या मतलब इसको आगे बढ़ाया अकबर ने। तो आप देखिए, डायनेस्टी से डायनेस्टी का संबंध, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। एक संदेश ये कि डायनेस्टी को हम पसंद करते हैं, डायनेस्टिक लोगों को पसंद करते हैं, वो जिंदा हो चाहे ना हो। जिन लोगों ने डायनेस्टी की स्थापना की, उसका महिमा मंडन किया, वो हमारे आदर्श हैं। तो सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के लोगों को ये संदेश दिया है कि डायनेस्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम डायनेस्टी की वजह से ही आज जहाँ हैं वहाँ हैं। वैसे ये भी एक मुद्दा बनता है, कभी वीडियो का विषय बनेगा, मुगल डायनेस्टी और कांग्रेस की डायनेस्टी में क्या संबंध था और है, उसकी भी तुलना की जा सकती है। लेकिन आज का विषय वो नहीं है। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, आज हरियाणा में वोटिंग हो रही है। उससे 24 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार बंद हो गया, तब सोनिया गांधी हुमायूं के मकबरे में जाती हैं, उसके म्यूज़ियम में। इसके जरिए वो संदेश क्या देना चाहती हैं? किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या? और कुछ सुनना, जानना, देखना बाकी है क्या? एक पक्ष है जहां मैं बार बार कह रहा हूं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनको जिसको संदेश देना है खुलकर दे रहे हैं। उनको इस बात का एहसास है कि हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है, किसको अपील करना है और किससे दूरी बनाकर रखना है। वरना राजनीति की दृष्टि से आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा इंटरव्यू जगन मोहन रेड्डी की मां का। उन्होंने कहा कि हम लोग कट्टर क्रिश्चियन हैं, हम जो है मंदिर जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए ताकि हिंदुओं का वोट ले सकें। तो किसका वोट लेने के लिए सोनिया गांधी
हुमायूं के मकबरे में गई थी, वो भी शुक्रवार के दिन। ये समझना कोई मुश्किल है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस है इसके लिए? उसकी ज़रूरत है क्या? सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में नहीं गई, लेकिन इस एक एक्शन से उन्होंने कांग्रेस का चुनाव प्रचार हरियाणा के लिए कर दिया। अब जिसको संदेश वो देना चाहती थी उसको संदेश मिल चुका है। हमारे आप जैसे लोग, बहुत से लोग कह सकते हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, एक म्यूजियम में गई थी, वो हुमायूं का है किसी और का है, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। राजनीति में मैसेजिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है और मैसेजिंग की टाइमिंग का और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सोनिया गांधी ने आखिर 4 अक्टूबर शुक्रवार का दिन ही क्यों चुना? 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होनी है और शुक्रवार जुम्मे का दिन होता है। इस्लाम के मानने वालों के लिए वो कितना महत्वपूर्ण होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सोनिया गांधी इस्लाम की मानने वाली नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो कैथोलिक क्रिश्चियन है। और कैथोलिक क्रिश्चियन इतने कट्टर होते हैं कि क्रिश्चियंस में भी वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के सख्त खिलाफ होते हैं। उनका विरोध करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो एक कट्टर क्रिश्चियन मुगल साम्राज्य के वंशज के मकबरे पर क्यों आ रही है? उसका शुद्ध राजनीतिक मतलब है। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको देखने के लिए यही दिन चुनना ज़रूरी था सोनिया गांधी के लिए। छुट्टी का भी दिन नहीं था कि उस दिन छुट्टी रही हो तो ये भी मान लेते। तो डायनेस्टी का महिमा मंडन इतिहासकारों द्वारा कराया गया, नेहरू गांधी परिवार के द्वारा मुगल डायनेस्टी को स्थापित किया गया। मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखा है उनकी नज़र में बाबर एक चार्मिंग प्रिंस था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सोच क्या थी। बार बार मैं इस सोच पर जो है जोर देने की बात करता हूँ। ये साइकी, ये सोच, ये विचार, ये कुछ भी हो सकता है। आपको किसी से भी प्रेम हो सकता है, किसी से भी लगाव हो सकता है, किसी के लिए आपके मन में सम्मान हो सकता है, लेकिन जो भारत का विरोधी रहा है, जो सनातन का दुश्मन रहा है, जिसने हमको इतने सालों गुलाम रखा है, उससे प्रेम का क्या मतलब है? उससे लगाव का क्या अर्थ है? तो कांग्रेस का मुगल डायनेस्टी से और मुगलों से किस तरह का रिश्ता रहा है वो कांग्रेस पार्टी समर्थित इतिहासकारों के लेखन से आपको पता लग जाएगा। और कोई शंका रह गई हो तो सोनिया गांधी की इस यात्रा से, हुमायूं के मकबरे में बने म्यूज़ियम में उनके जाने से आपको पता लग जाएगा। वैसे ये जो इमारत है ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित है, यूनेस्को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और ऐसे मॉन्यूमेंट्स की केवल मरम्मत की जाती है। जहाँ टूट फूट हो जाए थोड़ी बहुत, जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है अगर संभव हो तो उसी तरह का किया जाए, उतना ही किया जाए। लेकिन इसका पूरी तरह से रेस्टोरेशन हुआ कांग्रेस के राज में, नियम को तोड़कर। और ये काम जो है एएसआई को नहीं दिया गया, एक निजी कंपनी को, एनजीओ को दिया गया। इससे आप कांग्रेस का जो इरादा है, उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो सोच है, उसकी जो विचारधारा है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके जरिए आप फैसला कर सकते हैं कि आप जो सोचते हैं, आप जो अब तक सोचते आ रहे हैं और जो आप पढ़ते आ रहे हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है। फैसला करना, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम जानकारी रखकर, जिसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अगर वो लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन होगी तब तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। जब इन जानकारियों से आप पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं तो कैसे आप फैसला लेंगे और कैसे सही फैसले पर पहुंचेंगे? तो एक बार फिर सोचिए इसके बारे में और फिर फैसला कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।